Hello, good evening everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे. ठीक है, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बीएससी नर्सिंग का है उसे सॉल्व करेंगे. तो ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है जो लोग PNST, PGI, MER, एम्स, बीएससी नर्सिंग या किसी भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का देने जा रहे हैं. उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है. ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्टली जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ साथ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. किसी भी फील्ड में सिलेक्शन पाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना होता है ना. आप इसी तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो उन्हें सॉल्व करते हैं. सभी एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी एस्पायरेंट्स पेन एंड नोट बुक ले लेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं. तो चलिए हम अपना आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन आ लिविंग सेल आर. किसी भी लिविंग सेल में, ठीक है, किसी भी लिविंग सेल में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स का मोस्ट अबंडेंट इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना. तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास सेल में जो हमारे मेजर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, है ना. जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड फिर फास्फोरस एंड सल्फर, है ना. ये इनके जो है अबंडेंस के बेसिस पर सीक्वेंस है. तो यहाँ पर आपके जो ये 6 एलिमेंट्स हैं इनमें से आपको 4 मेजर एलिमेंट्स बताने हैं कि वो 4 मेजर कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपकी सेल्स में, लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं. तो जो लिविंग सेल है इसमें कार्बन, आप जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. ठीक है, जो मेजर हमारे पास 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है. ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस है. तो यहाँ पर फास्फोरस भी है, सल्फर भी है जो कि मोस्ट अबंडेंट नहीं होते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो फिर ये हमारा नहीं होगा. एंड यहाँ पर क्या है फास्फोरस, तो ये भी नहीं होगा. तो हमारे पास कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स को आपको इस तरीके से याद रखना है, चोन, है ना, CHON, या फिर आप कोई दूसरा कोड बना सकते हैं. इसके बाद में जो होता है वो फास्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, चोन, PS ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टूरियन फिश, है ना. क्या, स्टूरियन फिश कल्चर इंक्लूड्स द फिशेस. स्टूरियन फिश जो कल्चर है इनमें हम कौन सी फिशेस को कल्चर करते हैं. यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं हिल्सा एंड लीजा, रोहू एंड हिल्सा, या फिर वाल्गो एंड हिल्सा, या फिर कैटला एंड हिल्सा. ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिल्सा एंड लीजा जो है इन्हें हम स्टूरियन फिश कल्चर में कल्चर करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल इज बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन इज
कंट्रोल्ड बाई। रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार रिफ्लेक्स एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से आप रिफ्लेक्स एक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास ये वार्म वाटर है, ठीक है, जिसमें से ये क्या निकल रही, भाप निकल रही है। तो जो आपके पास ये जो गर्म वाटर है ना, जो गर्म जल है, इसमें से क्या निकल रही, हीट। आपने सडनली क्या किया, इसे टच कर लिया, जिससे कि क्या हुआ, आपके पेन स्टार्ट हुआ, है ना, हीट था, जिससे क्या हो गया, आपको पेन स्टार्ट हुआ। तो जो हमारे हैंड में जो रिसेप्टर्स थे, है ना, हीट के प्रति जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और क्या हुआ, पेन। तो जस्ट क्या होता, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है। तो जैसे ही आपने हॉट वाटर को टच किया तो क्या हुआ, सेंसरी जो न्यूरॉन्स थे, है ना, जो हमारे पास यहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, है ना, हमारी स्किन में, उन्होंने क्या किया, जो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, ये आप जो देख पा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये क्या किए, सिग्नल्स को लेकर कहाँ पहुँचे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, स्पाइनल कार्ड में, ये आपकी स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्पाइनल कार्ड है। तो ये जो स्पाइनल कार्ड में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये जो इसका स्टिमुलेशन था, उसको जो ये मैसेज था उसको पहुंचाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रिले न्यूरॉन सेंटर प्रेजेंट था, क्या था, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट थे, उन्होंने क्विकली रिस्पांस दिया, यानी कि जो मोटर नर्व थे, ठीक, जो मोटर न्यूरॉन्स थे, ये रिस्पांस लेकर क्विकली ये यहाँ पहुँचे और हमने जस्ट क्या किया, अपने हाथ को, अपने हैंड को हटा लिया, है ना। तो ये जो रिस्पांस है, ये पहली बात तो क्विकली होता है, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके थ्रू ये कंट्रोल होता है ना। तो ये जो हमारे ब्रेन को जो मैसेज आता है इसका, उसके लिए क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाद में हमारे ब्रेन को तो मैसेज भेजता है, बट उतनी देर वेट नहीं करता कि ब्रेन हमारा इस जो हमारा स्टिमुलाई आ रहा है इसे एनालाइज करेगा, देन आफ्टर रिस्पॉन्स देगा, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन में नर्वस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन आर्क की बात करें कि रिफ्लेक्शन आर्क क्या है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे को फॉलो करता है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। जो आप ये देख पा रहे हैं इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द स्ट्रक्चर which bears conidia of aspergillus are called as। aspergillus, ठीक है, aspergillus क्या है, दिस इज अ फंजाई, है ना, दिस इज अ फंजाई। और कौन सी फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज, है ना, एस्कोमाइसिटीज क्लास से ये बिलोंग करता है एस्परजिलस। तो जो स्पोरजिलस में जो कोनिडिया है ना, स्पोरजिलस में जो कोनिडिया है, यानी कोनिडियोफोर पर जो कोनिडिया लगेंगे, तो जो कोनिडिया जहाँ से निकलते हैं, है ना, कोनिडियोफोर में कोनिडिया जहाँ से निकलते हैं उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, जर्म ट्यूब, स्ट्रिग्मेटा, या फिर स्टॉक, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि कोनिडिया क्या है, ये कहाँ पर बियर होते हैं, जिससे कि एक इमेज के थ्रू ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। हेयर यू कैन अंडरस्टैंड विद द डायग्राम। ये क्या है, आपके पास फूट सेल, है ना,
दैट मीन्स ये जो फंगस की माइकोराइजा है ना, ये फंगस के फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम हाइफी कहते हैं। उनमें हाइफी से एक ऐसी सेल्स थी जहाँ से क्या होंगे, कोनिडियोफोर बियर होंगे, है ना, जहाँ से कोनिडियोफोर निकलेंगे। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, फूट सेल कहेंगे, जहाँ से कोनिडियोफोर निकलेंगे। ठीक, तो ये जो आप पिंक कलर की पूरी स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, ये क्या हमारी है, कोनिडियोफोर। क्या है, कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर पर ही क्या होंगे, कोनिडिया बियर होंगे। लेकिन ये जो कोनिडिया हैं, है ना, जो कोनिडिया हैं ये डायरेक्टली हमारी कोनिडियोफोर से अटैच नहीं होते हैं। ये किससे अटैच होते हैं, हेयर यू कैन से, ये कोनिडियोफोर जो हैं, ठीक है, जो कोनिडिया हैं ये कोनिडियोफोर से एक स्ट्रिगमेटा नाम की स्ट्रक्चर्स होती है ना, जैसे कि ये आपका क्या है, कोनिडियोफोर। ठीक, कोनिडियोफोर में इस तरीके से बहुत से स्ट्रिगमेटा लगे होते हैं, इस तरीके से स्ट्रिगमेटा लगे होते हैं। ठीक, इन्हें हम फिलेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलेडी भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इन फिलेडी या फिर स्ट्रिगमेटा से क्या होता है, कोनिडिया बियर होते हैं। ठीक है, इनसे कोनिडिया बियर होते हैं। और जो ये कोनिडिया हैं ये एक हमें चैन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कोनिडिया एक चैन के फॉर्म में लगे रहते हैं। और इन कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, है ना। इन कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। और ये स्पोर कैसे होते हैं, ये स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये स्पोर कैसे हैं, नॉन मोटाइल। प्लीज़ आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। जो कोनिडिया हैं, जो कोनिडियो स्पोर हैं, ठीक है, इन्हें हम कोनिडियो स्पोर भी कह सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे, इन्हें हम कोनिडियो स्पोर। ठीक, इन्हें हम कोनिडियो स्पोर कहेंगे। और जो कोनिडियो स्पोर हैं ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, आसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। एंड इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, दिस इज अ नॉन मोटाइल। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि जो हमारे कोनिडिया हैं ये किससे अटैच हैं, स्टिग्मेटा से अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडियोफोर। तो ये था एस्परजिलस का मैच्योर कोनिडियोफोर, जहाँ से क्या कोनिडियोफोर में जो कोनिडिया की चैन है वो कहाँ से बियर हो रही है, स्टिग्मेटा से। और ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है इसे हम वेसिकल कहते हैं। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिगमेटा जो हैं इनसे हमारे कोनिडिया जो है बियर होते हैं, कोनिडिया निकलते हैं और इन्हें हम कोनिडियो स्पोर कहते हैं। ये आसेक्सुअली होते हैं, आसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये कोनिडियो स्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाएंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट हाइफी का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these are carrier of डेंगू फीवर एंड meningitis? जो meningitis है ना, डेंगू फीवर में जो meningitis है इसका कैरियर कौन है, एनाफ्लीज या फिर काकरोच या फिर एडीज या फिर जो मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीमेल एडीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फीमेल एडीज इज कैरियर ऑफ डेंगू फीवर एंड मेनिंजाइटिस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम इज एन, स्क्यूटेलम क्या है। ठीक है, तो अगर आपने जो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड के बारे में अच्छे से पढ़ा है, सीड की एनाटॉमी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, स्क्यूटेलम क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म या फिर सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। बताएंगे आप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं जो हमारे पास डाइकॉट सीड है इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। और ये इसका क्या होता है, प्लूम्यूल होता है जहाँ से सूट का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लांट का एपेक्स पार्ट बनता है। और जो इसका रेडिकल होता है ना,
जो इसका रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेडिकल से किसका, रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपके दो कोटिलिडन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसमें हमें देखने को मिलता है, डाइकॉट सीड में। ठीक है, डाइकॉट सीड में देखने को मिलता है। जबकि अगर मोनोकॉट सीड की बात करें, मोनोकॉट सीड की बात करें, मोनोकॉट सीड, ठीक है, मोनोकॉट सीड में जो ये रेडियल एक्सिस है, इससे एक सील्ड शेप्ड जो है कॉटिलिडन निकला रहता है। ठीक है, सीड शेप्ड कॉटिलिडन बियर करता है। एंड यहाँ पर जो है कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है ना, क्या कोलियोराइजा, यही क्या है यहाँ पर जो प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल ये क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सूट का। एंड जो ये हमारा रेडिकल है, ये रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल। तो जो आप ये सील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं, इसी को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन व्हिच इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट सीड। और इसमें क्या होता है, प्लांट को जो सीड जब जर्मिनेट होगा उसको ये फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द स्कल हैविंग क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल एंड ऑडिटरी कैप्सूल्स। जो हमारे पास स्कल है, इस स्कल में क्या क्या प्रेजेंट है, जो हमारे पास ये स्कल है, इसमें जो इसका हमारी स्कल का जो ये आउटरिंग, जो हमारी ये आउटर कवरिंग है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, है ना। जो हमारे स्कल की बोन्स हैं, ये कैसी होती हैं, ये फ्लैट बोन होती हैं, ये फ्लैट बोन होती हैं। और ये सभी की सभी जो ये फ्लैट बोन हैं, ये आपस में कैसे जॉइंट होती हैं, विद द हेल्प ऑफ स्विचर, है ना। इनके बीच में जो इस तरीके का जॉइंट्स होता है, इसे हम स्विचर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्विचर कहते हैं। जो कि ये हमारे ब्रेन में किसी भी लगने वाली इंजरी को, चोट को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो हमारे पास स्कल है, ठीक है, जो हमारे पास स्कल है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्रेनियम प्रेजेंट है ना, क्रेनियम प्रेजेंट है एंड ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स प्रेजेंट है ना। इस तरीके से ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं। और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, ऑडिटरी कैप्सूल्स प्रेजेंट है ना, हेयरिंग के लिए ऑडिटरी कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं। एंड जो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स हैं, ये हमारी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनको हम, जो इनके फंक्शंस हैं, ये कैसे ऑपरेट होंगे, एंड इन्हें हम जो है, इसके साथ साथ ऑप्टिक कैप्सूल्स प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी आईज फिट होती हैं। तो इनके जो रिस्पॉन्स हैं, जो इनके फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, ये सभी के सभी फंक्शंस कैसे होंगे, नर्वस सिस्टम से इनके फंक्शन कंट्रोल होंगे, है ना। इन सभी के फंक्शन नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होंगे। तो ये सभी के सभी जो कैप्सूल्स, इन्हें हम किसका पार्ट कह सकते हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, क्रेनियम, या फिर न्यूरोक्रेनियम, या फिर डर्मेटोक्रेनियम, या फिर स्प्लैंक्नोक्रेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोक्रेनियम। क्या कहेंगे, न्यूरोक्रेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो लेस फेज, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक फेज था। ठीक है, इसे क्लियर करेंगे आप, लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक्स फेज, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फेज ऑलमोस्ट टर्मिनेटिंग इन स्टेनरी फेज।
ठीक है, स्टेनरी फेज या फिर स्टेनरी फेज ओनली। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सपोज करिए आपके पास क्या है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व है, ठीक है। आप इसे डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे। जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन का साइज है, ठीक है। इधर को आपका पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड आपका जो एक्स एक्सिस पर लिया गया है ये आपका टाइम, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है एंड ये आपका एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से आपको दूसरा जो दिखाया गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें भी आपका ये वाई एक्सिस है जिसमें आपको पॉपुलेशन का साइज है और ये आपका टाइम है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही थी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। वो स्टेनरी फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है। हम ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे रैपिड ग्रोथ कहाँ देख सकते हैं, तो ये आपका ग्रोथ का दिखाया गया। सपोज करिए कि यहाँ पर बहुत सी पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसको जो उसके पास रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन क्या करेगी, पॉपुलेशन यहाँ पर थी, फिर उसने मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 था, ठीक है, या मान लीजिए आपके यहाँ पर 5 था, तो यहाँ से आपकी पॉपुलेशन ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रैपिड इसने ग्रोथ कर ली। क्या किया, बहुत ही रैपिडली जो है ये कर्व यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जब रिसोर्स इसके बाद बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, पॉपुलेशन के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे, तो जब स्टार्टिंग में जो ग्रोथ हुई वो कैसी ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल हुई, रैपिड ग्रोथ हुई, और उससे हमने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा। इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका कर्व कैसा होता है, ठीक है। जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये पहली बात तो कैसी हुई, रैपिड हुई, है ना, रैपिड ग्रोथ हुई। इसके साथ साथ ये इसे हमने क्या क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो इसका शेप है ना, ये कैसा है, जे शेप्ड, है ना, कैसा है ये, जे शेप्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व का शेप है वो कैसा है, तो ये है जे शेप्ड। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बने, है ना। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी है, रैपिड ग्रोथ है, और ये जे शेप्ड का कर्व बनाती है। लेकिन रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड बात, रिसोर्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन रिसोर्स को रैपिड ग्रोथ करने के बाद एक कैरिंग कैपेसिटी आई, है ना। रिसोर्स की जो एक कैरिंग कैपेसिटी आई, रिसोर्स यहाँ पर जो है लिमिटेड हो गए, है ना, रिसोर्स यहाँ पर लिमिटेड हो गए। यह लिमिटेड ना हो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यहाँ पर हम रिसोर्स दे भी, प्रोवाइड भी करें, फिर भी क्या होगा, एक बार तो रैपिड ग्रोथ होगी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पर जहाँ पर जो ग्रोथ की फेज़ है, जो ग्रोथ है ये कैसी हो जाएगी, स्टेनरी हो जाएगी, ये स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक। इससे हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, या इसी को रियलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और यही जो है रियलिस्टिक ग्रोथ ही ट्रू होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स होने पर हम कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर सकते। एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जहाँ पर आकर ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, स्टेनरी फेज में आ जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व है वो कैसा होता है, तो ये आपका सिग्मॉइड शेप्ड का यानी कि एस शेप्ड का होता है, ठीक है। एस शेप्ड का लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। क्लियर। तो यहाँ से आपके आई हो 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो रैपिड ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल फेज को शो करती है, और एक्सपोनेंशियल जो कर्व है ये जे शेप्ड का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टर्न पाम पोस्टेरियरली, ठीक है। जैसे आपके पास ये पाम है आपकी, है ना, तो अगर आपको मान लीजिए ये आपका वेंट्रल साइड है और इसके पीछे आपका कैसा है, डोर्सल साइड है ना। तो अगर आप अपनी पाम को इस तरीके से मूव करना चाहते हैं, है ना, अगली बार आपको अपनी पाम को इस तरीके से मूव करना चाहते हैं, वेंट्रली करना चाहते हैं ये, तो उसके लिए आपकी जो मूव करेंगी मसल्स, वो मसल्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लेविएटर स्केपुलर मसल, या फिर एडक्टर लॉन्गियस मसल, या फिर प्रोनेटर टेरेस, या फिर ऑब्डूरेटर एक्सटर्नस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोनेटर टेरेस जो मसल्स होती है ये पाम को पोस्टेरियरली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। ओके, इसीलिए कहते हैं कि आप नोट एंड बुक रखा करें, है ना, नोटबुक एंड पेन रखा करें, और कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले, कोई भी ऐसा टर्म मिले जो आप पहली बार सुन रहे हैं या कन्फ्यूज़न था, तो उसे आप जस्ट राइट डाउन कर लिया करें। ओके, अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देंगे। ओके, आपका सपोर्ट ही एक टीचर की मेहनत का जो है रिजल्ट होता है ना। तो आप जितने भी पेरेंट्स इस चैनल पर नए हैं, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंथेटिक वैक्सीन्स बिलोंग टू, सिंथेटिक वैक्सीन्स, है ना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो सिंथेटिक वैक्सीन है वो किस जनरेशन से बिलोंग करती हैं? पहली बात तो ये बताओ आप, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, ये क्या होता है? ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से वैक्सीन को समझ लेते हैं। अगर बात करें कि वैक्सीन्स, जो ये वैक्सीन टर्म है ना, जो वैक्सीन टर्म है ये किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, वैक्सीन टर्म एडवर्ड जेनर ने दिया था, और एडवर्ड जेनर ने जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी वो थी स्मॉल पॉक्स, है ना, सभी को पता होगा जो हमारी फर्स्ट वैक्सीन थी ये क्या थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, है ना, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई थी। तो अगर फादर ऑफ वैक्सीन कहें, ठीक है, तो वैक्सीन के फादर भी कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन कहते हैं, और वैक्सीन टर्म भी एडवर्ड जेनर ने दिया था, और जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी दैट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है कि लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन, है ना, या फिर कैसे इनएक्टिव, जो हम वैक्सीन जिस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, लाइव, आप सभी लोग राइट डाउन कर लेंगे, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, या फिर कैसी, जो भी इनएक्टिवेटेड होती हैं उन्हें हम, जो वायरस या जो हमारे पास पैथोजेंस है उसे क्या कर देते हैं? हीट करके किल्ड कर देते हैं। उसके बाद होल स्पेसीमेन को हम यूज़ कर लेते हैं, किसमें? होल स्पेसीमेंस को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास लाइव पैथोजेंस जैसे वायरस या बैक्टीरिया है, या फिर उसे हम हीट किल्ड करके उसे इनएक्टिव कर देते हैं। उसके बाद जो वैक्सीन के लिए यूज़ करते हैं जिस पैथोजेंस को, उन वैक्सीन्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारी कौन सी वैक्सीन आती हैं? जो है OPV वैक्सीन और ओरल पोलियो वायरस के लिए जो वैक्सीन है, इसके साथ साथ जो VCG की वैक्सीन है ना, VCG वैक्सीन, VCG वैक्सीन, तो ये हमारी कैसी होती है? फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की ये हमारी वैक्सीन है। इसके साथ मिसेल्स, मैप्स, या फिर जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं इसके लिए रूबेला के लिए, है ना, या फिर MMR, ये सभी की सभी हमारी कैसी वैक्सीन्स हैं? फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन्स है। इनमें हम पैथोजेंस को लाइव यूज़ करते हैं, लाइव एटीनेटेड वैक्सीन्स ये होती हैं, ठीक है। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में प्रिपेयर्ड वैक्सीन्स आती हैं, कौन सी? जो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो वैक्सीन्स बनाते हैं, जैसे कि आपकी हो गई सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, कंजुगेंट, या फिर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स। जितनी भी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, प्रिपेयर्ड की जाती हैं, ये सभी हमारी सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन्स होती हैं। इसमें हम जो है लाइव
ऑर्गेनिज्म को ना यूज़ करके, होल उसके स्पेसिमेन को ना यूज़ करके उसे किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को उसके यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है एंटीजेंस बनाने, तो हम किसी भी पैथोजेंस या जर्म का क्या करेंगे, प्रोटीन वाला पार्ट सपोज करिए यूज़ कर लिया, या फिर किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें टॉक्सॉइड वैक्सीन्स बनानी है, ठीक है, टॉक्सॉइड्स वैक्सीन्स बनानी है, तो भी हम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हम किसके, टॉक्सिन के अगेंस्ट बनाएंगे, है ना, स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया के केस में। आई होप अगर आपने जो वैक्सीन्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये भी हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाते हैं। ये आर्टिफिशियली सिंथेटिक वैक्सीन्स होती हैं। कैसी होती हैं ये, आर्टिफिशियली सिंथेटिक वैक्सीन्स होती हैं, और इसमें हम अपने डिजीज़ के अगेंस्ट डिजायर्ड पैथोजेंस के जो एंटीजेंस हैं उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात करें तो जो ल्यूकेमिया के लिए वैक्सीन है ना, ल्यूकेमिया वैक्सीन एंड इसके साथ साथ इबोला वायरस, ठीक है, इबोला वायरस, इनके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन बनाते हैं, इबोला वायरस, तो ये हमारी कैसी होती है, सिंथेटिक वैक्सीन्स होती हैं, यानी कि थर्ड जनरेशन की, ठीक है। ल्यूकेमिया में क्या हो जाता है, WBC का अमाउंट बढ़ जाता है ना, जो हमारी व्हाइट ब्लड कार्पसेल से इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया, इसी को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं, क्लियर। तो इसके लिए जितनी भी वैक्सीन्स बनती वो कैसी होती है, थर्ड जनरेशन की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, क्लियर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन्स, कितने टाइप्स की वैक्सीन्स होती हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स, प्लीज़ केयर टू, आप अच्छे से सुनेंगे, है ना, लिसन टू केयरफुली एंड यू कैन राइट डाउन। हमारे पास टोटल जो है कितने टाइप्स की वैक्सीन्स होती हैं, जैसे फर्स्ट लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स, जिसमें हम मिसेल्स की, है ना, या मप्स, ठीक है, रूबेला वायरस के लिए जो जिसे हम MMR कहते हैं, है ना, MMR वैक्सीन्स, ये कैसी होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स होती हैं। और अदर एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड येलो फीवर, तो ये कैसी वैक्सीन्स हमारी होती हैं, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स। इसके बाद हम करें बात इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की, है ना, जिसमें हम पैथोजेंस या जर्म या वायरस को क्या करके, किल्ड करके यूज़ करते हैं, एंड उसके होल जो है ऑर्गेनिज्म या होल जर्म के स्पेसिमेन को यूज़ करते हैं वैक्सीन में। तो ये ऐसी वैक्सीन किन किन डिजीज़ के लिए बनाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, है ना, हेपेटाइटिस ए के लिए, फ्लू के लिए, है ना, फ्लुएंजा के लिए जो फ्लू, एंड पोलियो वायरस के लिए। प्लीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, जो पोलियो वायरस का वैक्सीन है ये कैसा है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसके साथ साथ रेबीज़, है ना, रेबीज़ का, ठीक है। तो ये कैसी है, हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कैसी हैं, सिंथेटिक वैक्सीन्स हैं, दैट मीन्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाते हैं, जैसे सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट कंजुगेट एंड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन सी वैक्सीन्स आ जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, है ना, हेपेटाइटिस बी, एंड जो हमारा हीमोफिलस टाइप बी, हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी है इसके लिए, एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के लिए, हुपिंग कफ के लिए एंड सिंगलेस के लिए। जो वैक्सीन्स बनती हैं ये कैसी होती हैं, हमारी थर्ड जनरेशन की होती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, जो है जेनेटिक इंजीनियर की हेल्प से बनाई जाती हैं। इसके बाद जैसे टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, है ना, एंड mRNA वैक्सीन्स, ये भी सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी जो वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं, ठीक है, कैसी, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, जिसमें हम वायरस को वेक्टर की तरह यूज़ करके वैक्सीन्स को बनाते हैं, क्लियर। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टिम्पैनिक
कैविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर इज, जो टिम्पेनिक कैविटी है ना, ये किसका पार्ट है, हमारे ईयर का मिडिल पार्ट है। ठीक है, हमारे ईयर का मिडिल पार्ट है। टिम्पेनिक कैविटी क्या करती है, हमारे बोन्स से कनेक्ट होती है, जो हमारी ईयर ऑसिकल्स हैं। एंड इसके साथ साथ ये टिम्पेनिक कैविटी या जो टिम्पेनिक कैविटी के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर को सेपरेट करती है। तो ये कैविटी कैसी होती है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी के सभी लोग। ये कैसी होती है, इरेगुलर एयर फिल्ड पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, या फिर रेगुलर फ्लूइड फिल्ड पार्ट ऑफ मिडिल, या फिर इरेगुलर फ्लूइड फिल्ड पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, या फिर रेगुलर एयर फिल्ड पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। तो अभी हमने आपको बताया ये कैसी होती है, मिडिल पार्ट की, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये इरेगुलर ना होकर कैसी होती है, ये इरेगुलर तो होती है बट फ्लूइड नहीं, एयर फिल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टिम्पेनिक कैविटी इज इरेगुलर एयर फिल्ड पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ओके, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा पूछा है आपसे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो हमारी वायरस सेल होती है, जो कि 0.02 से लेकर कितनी होती है, 0.2 है ना, 0.2। लेकिन यहाँ पर कैसे पूछा है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है वो ईस्ट, वायरस, माइकोप्लाज्मा एंड एल्गी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द सेल, है ना, सेल का जोकर भी इसे कहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा सेल है, ठीक है, ये कैसी होती है, विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ये कैसी होती है, विदाउट सेल वॉल होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे जो है हाँ जोकर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर से। अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो ये कितनी होती है, 0.3 से 0.4 तक इसका डायामीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज ट्रेड नेम ऑफ। विनेगर किसे कहते हैं, विनेगर का जो हम कह सकते हैं केमिकली नेम क्या है, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथाइल एल्कोहल, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH, है ना। एसिडिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक एसिड। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है इसी को हम विनेगर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड सभी के सभी एस्पायरेंट्स, इस वीडियो की आज इतने ही क्वेश्चंस, है ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारे के सारे क्वेश्चंस शॉर्ट टाइम में और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेने हैं, है ना। जब तक आपके सभी स्टेट के BSc एग्ज़ाम्स, जो आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तब तक जो है आपको लगे रहना है, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। और जो आप लोगों का इतना सपोर्ट है ना, इतना प्यार जो मिलता है, इतना जो सपोर्ट मिलता है, जो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं अलग अलग स्टेट से कि मैम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। कई सारे एस्पायरर्स के हमारे पास कमेंट्स आए कि मैम 12 जून को जो हमारा BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो उन सभी एस्पायरेंट्स से मैं कहूँगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ना। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिले, इसके साथ साथ कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी। तो सभी के सभी BSc नर्सिंग के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इन वीडियोस को, सभी से जो वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। एंड जो हमारे अभी 2018 के जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।